वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आ रही है जो टोटल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रासायनिक समीकरण से जरूर आ रहे हैं। यदि आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है तो ये वीडियो देखकर जरूर जाएं। वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण, जो कि हम 4 से 5 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि उसे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, फिर उसे संतुलित करना सीखेंगे। उसके बाद में रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में देखेंगे, जो कि लगभग 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें संयोजन, वियोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडक्शन, इस प्रकार से हम देखेंगे। और द्विविस्थापन भी होता है। और लास्ट में एक दिया है विकृतगंधिता, उसके बारे में भी, ये विकृतगंधिता इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम के रिबन के बारे में। मैग्नीशियम रिबन जलता है तो इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का जब दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम एक धातु है, तो देखो मैग्नीशियम के रिबन के जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और एक क्वेश्चन पूछते हैं जो सफ़ेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है। इसके बाद में है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण में सबसे पहले होता है अभिकारक। लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं अभिकारक, जिसमें देखो आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों हैं अभिकारक, जो कि तीर के निशान के लेफ्ट साइड में लिखे हैं। इसके बाद जो आगे जो क्रिया करके जो बनाते हैं उसे उत्पाद बोलते हैं, जो कि राइट हैंड पे लिखा है। और अभिकारकों के बीच में या उत्पाद के बीच में जो भी बनते हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो चूंकि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहा है तो वैसे तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन ऑप्शन में संयोजन नहीं दिया था, तो चूंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, जो कि आगे आप समझ जाएंगे। उसके बाद में रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए, और जब परमाणुओं की संख्या समान होगी तो द्रव्यमान भी समान रहता है। तो दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर हो तभी रासायनिक समीकरण कहलाता है संतुलित। यदि वह संतुलित नहीं है तो उसे कंकाल समीकरण कहा जाता है, जो कि पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंकाल समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण को। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस नियम पर आधारित है, तो चूंकि दोनों ओर का द्रव्यमान समान करना पड़ता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण की नियम पर आधारित है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये इसी कारण हो पाता है कि दोनों ओर की क्या है, परमाणुओं की संख्या समान रहती है, तो इससे कुल द्रव्यमान भी समान रहता है। तो यही है, ये नीचे दिया है कंकाली समीकरण। तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह बनाकर लिखा जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो रासायनिक समीकरण हुआ था, ये जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बना था। तो ये समीकरण संतुलित है या नहीं, इसे बताने के लिए हमें पता है कि दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। तो जिंक के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड में दिया है कि 1 है और राइट में भी 1 है, जो कि आप चेक कर सकते हो ऊपर कि जिंक लिखा था Zn जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक एक है, मतलब एक परमाणु है। और उत्पाद की साइड देख सकते हैं आप, ZnSO4 लिखा है, तो जिंक यहाँ भी एक है, तो जिंक तो सेम है दोनों ओर। इसी प्रकार से हाइड्रोजन देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, 2 परमाणु हैं, और उत्पाद साइड भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी सेम है। सल्फर की बात करें लेफ्ट साइड में रासायनिक समीकरण में, अभिकारक में सल्फर भी एक है और उत्पाद में भी सल्फर एक है, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो देख सकते हैं H2SO4 में O4 लिखा है लास्ट में, तो 4 ऑक्सीजन के हैं, और ZnSO4 उत्पाद में भी 4 हैं। तो दोनों ओर परमाणु की संख्या समान है, इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब नीचे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए विधि दी हुई है, जहाँ सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा परमाणु वाले मतलब सबसे ज़्यादा परमाणु वाले अणु को देखा जाता है। तो ये दिया है, इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि से करते हैं समीकरण संतुलित। तो इससे भी क्वेश्चन आया है पिछली शिफ्ट में कि रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, तो हिट एंड ट्रायल विधि।
और इसके बाद में रासायनिक समीकरणों को, और यदि आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो उनके स्टेट के बारे में भी लिख सकते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, इस प्रकार से गैस, द्रव, ठोस अवस्थाओं में। जैसे गैस को जी लिखा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं H2SO4 में जी लिखा है। इसी प्रकार से लिक्विड को L लिखा जाता है। AQ मतलब यदि कोई जलीय विलयन है तो AQ लिखा जाता है, और S मतलब होता है सॉलिड, ठोस। तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, यहाँ H2SO4 में G मतलब गैस लिखा है, जबकि H2O क्या होता है, द्रव होता है। तो यहाँ H2O को भाप के रूप में उपयोग किया गया है। तो अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में है। और यदि रासायनिक समीकरण को, जैसे यदि आप ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि दर्शाते हैं तो उनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ATM लिखा है 340 ATM, जो कि तीर के निशान के ऊपर है। इसी प्रकार से आप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नीचे देख रहे हैं 6CO2 + 12 H2O, और इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है, तो इन्हें आप देख सकते हैं तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि है प्रकाश संश्लेषण में। इसे आप बिल्कुल पूरा याद करना होगा कि कितने जल के अणु हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, उत्पाद में क्या बन रहा है, कितने अणु हैं। तो देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसके साथ जल भी थोड़ी मात्रा में बनता है। तो देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल के, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब जल के 12 अणु हैं, और ग्लूकोज का 1 अणु बनता है, और 6 अणु बनते हैं किसके, ऑक्सीजन के, और 6 अणु बनते हैं वाटर के, H2O के। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले हम देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई दो अभिकारक मिलके, दो या दो से अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब वो जोड़ रहा है, संयोजित हो रहा है और एक उत्पाद बना रहा है, संयोजन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बिना बुझाऊ चूना होता है, उसमें जब हम जल मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बनता है। तो यह अभिक्रिया आपको याद भी रखनी होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि बिना बुझाऊ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जे पूरी अभिक्रिया याद करनी होगी। तो हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, और एक और है अलग से तथ्य कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जब हम उसको दीवारों पर पोतते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और दीवारों पर आप देखते हैं चमक सी आ जाती है पोतने के बाद, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। तो ये नीचे वाला समीकरण भी आप याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और संगमरमर का सूत्र भी संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र भी है, चूना पत्थर का सूत्र भी है, और जो चाक होती है उसका भी सूत्र है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जो कि आगे के चैप्टर में दिया है। आगे देखते हैं, आप देखते हैं कोयले का दहन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, मतलब कार्बन को जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना मतलब जलना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो पहले तो एक याद रख लो, उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहा है तो ये है कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, आपने देखा ऊपर की रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो बन रहा है, उसके साथ में एक ऊष्मा भी निकल रही है, जो कि आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो क्रिया करके ऊष्मा भी दे रहा था। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन हम देखते हैं, श्वसन लेते हैं तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें हम श्वसन के द्वारा वायु से श्वसन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन को अपने रक्त के द्वारा हर कोशिका के पास ले जाया जाता है, और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके ऊर्जा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अभी हमने देखी थी कौन सी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो श्वसन है, ये वाली भी अभिक्रिया आपको याद रखनी है पूरी, कि ग्लूकोज के 6 अणु होते हैं, ग्लूकोज है C6H12O6 + 6O2 क्रिया करके 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। तो ये अपने शरीर के अंदर जो होती है, श्वसन करते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसके बारे में है। तो ये पूरी अभिक्रिया याद रखना। नेक्स्ट है अपन सब्जियों को कंपोस्ट बनाना भी, जो सब्जियों को नीचे ज़मीन में डाल के उसका कंपोस्ट बनाते, खाद बनाते, वो भी एक अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है। नीचे आप देखेंगे कि उसका ताप बढ़ जाता है वियोजन के पश्चात, तो विघटन के पश्चात। अब नीचे देखते हैं, नेक्स्ट अपनी अपन ने पढ़ ली संयोजन अभिक्रिया, आप पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन मतलब दो जोड़ रहे थे, अब वियोजन मतलब होता है उनका टूटना, अपघटन। तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप FeSO4 फेरस सल्फेट जब विघटित होता है
तो उसको अपन ऊष्मा दे रहे हैं तो विघटित होता है तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया कि उत्पाद में जो कि Fe2O3 बन रहा है या ठोस बनता है या द्रव बनता है या गैस रूप में बनता है। तो जी आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एस लिखा है, जो नीचे एस लिखा है Fe2O3 के बाद में एस लिखा है, जो कि हम पीछे देख चुके हैं कि समीकरण को लिखते हैं उनमें ठोस द्रव गैस को दर्शाने के लिए जी लिख सकते हैं SgL इस प्रकार से। तो Fe2O3 जो बनता है इसमें वो ठोस रूप में बनता है, जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दो गैस रूप में बनते हैं। तो ये पूरा रासायनिक समीकरण आपको याद करना होगा। तो ये था वियोजन अभिक्रिया, जिसमें आपने देखा कि फेरस सल्फेट अपघटित होकर विघटित होकर Fe2O3 मतलब लगभग 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बना रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट आपको याद रखना होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कि हमने ऊपर देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब बिना बुझा चूना पर जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना जब ऊपर देख चुके हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था। अब उसके बारे में आगे दिख रहा है। ये तीनों आप लाइन से याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट को देखो हम ऊष्मा देते हैं तो जो शुरू से कैल्शियम ऑक्साइड था वही मिल जाता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये भी एक विघटन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ये भी वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहे, तो वियोजन अभिक्रिया हो गई। नीचे दिया है लेड नाइट्रेट। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है इससे, लेड नाइट्रेट से, कि लेड नाइट्रेट जब वियोजित तो होता है तो किस किस में वियोजित होता है। तो आप देख सकते हैं लेड PbO ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। तो यहाँ ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ ये भी पूछ रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। तो 4 अणु बनते हैं, आप याद रखना। और उत्पाद के रूप में क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। ये भी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है AgVr फोटोग्राफी वाले से। देखो क्या है 2AgCl, अभी तो ये ऊपर है सूर्य के, देखो 2AgCl जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि AgCl क्या है, Ag और Cl2 में विघटित हो रहा है क्लोरीन में। तो इसको बिल्कुल सेम एग्जैक्ट याद रखना कि 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये आपको ये भी याद रखना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। Ag के कितने अणु बनते हैं ये भी याद रखना। तो ये क्या बनता है, Ag मतलब सिल्वर बनता है, जिसका रंग भी है कि धूसर रंग का सिल्वर बनता है। नीचे दी यही है AgBr सिल्वर, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो 2AgBr जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होता है तो 2Ag प्लस Br2 बनता है। तो और ये जो ऊपर अभिक्रिया दी गई है इसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये थी वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है। अब हम देखेंगे जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, जिन्हें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ऊष्मा मतलब ऊष्मा के रूप में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी, तो ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी। इसी प्रकार से ऊपर देख रहे हैं अपने लेड नाइट्रेट को गर्म किया था तो उससे ये वियोजित हुई थी लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ भी ऊष्मा देने की आवश्यकता थी, तापन किया था, तो ये भी अपनी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी। तो वीडियो ज़्यादा हो रही है बड़ी, इसलिए आपको शॉर्ट में बताते हैं। अब नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में मुख्य रूप से याद रखना होता है अभिक्रियाशीलता सारणी आपको याद करनी होगी कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं Fe प्लस CuSO4 ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर कम क्रियाशील होता है Fe लोहे से, तो ये लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है कॉपर सल्फेट से और FeSO4 बना लेता है। तो ये अपनी विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करके विस्थापित होते हैं तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 में Na2 है जो 2Na BaCl2 में से Ba को विस्थापित करके 2NaCl बना रहा है, इसी प्रकार से BaSO4 बन रहा है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बन रहा है। अब नेक्स्ट है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन जिसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपचयन इसी प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं जिसे
तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो CuO बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपकी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। तो किसी अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण जुड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना इसे कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, जबकि ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 आपस में क्रिया करके कॉपर प्लस H2O बना रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है तो केवल कॉपर बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही तो इसे कहते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हो रही हैं तो इसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप नीचे भी एक उदाहरण देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन आपस में क्रिया करके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का जो है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। तो जो जिसके कारण यहाँ पे देखो कार्बन है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन है इसे अपचायक बोलते हैं क्योंकि इसने जिंक ऑक्साइड का क्या अपचयन कर दिया है। तो यहाँ पे कार्बन अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है और जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ गया तो ये एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। नीचे संक्षारण के बारे में देख सकते हैं। संक्षारण तो हम देखते हैं लोहे में जब जंग लगती है तो वो लाल भूरे रंग का हो जाता है, तो इससे लोहे का संक्षारण होता है। चांदी पर जो जंग लगती है, चांदी के ऊपर जो तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ रही थी संक्षारण की अभिक्रिया में, जबकि चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है पिछले शिफ्टों में। और जबकि कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है संक्षारित होने पर। विकृतगंधिता, इससे क्या है, ये क्या है, विकृतगंधिता मतलब होता है कि जब वसा और तेलयुक्त सामग्री होती है उन्हें ज़्यादा समय तक रखने पर खुला रख देते हैं तो वो ऑक्सीकरण से अभिक्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनकी गंध चली जाती है, तो इसे विकृतगंधिता कहते हैं। तो ऑक्सीकरण से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोकने के लिए हम जो जैसे चिप्स के पैकेट है, चिप्स में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जो कि कम सक्रिय गैस है उसे मिला देते हैं, तो जिससे विकृतगंधिता को रोका जा सकता है। इस प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रियाएं देखी जो कि एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावना है और पूछी गई हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएंगी ये इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की एक PDF, जिन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाना। कम से कम 15 अभिक्रियाएँ दी जाएंगी, क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।